हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट बात अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। ऐसा नहीं है कि बढ़िया मटर गश्ती कर रहे होंगे, यहाँ वहाँ घूम रहे होंगे, क्योंकि बच्चों घूमने से कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, पढ़ना लिखना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आप टॉप यूनिवर्सिटी में जा पाएंगे। इसलिए ये जो समय चल रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको रिवीजन करते रहना है, अच्छे से पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट, सारे फैक्चुअल डेटा उसको आपको कंप्लीट करना है। उसके अलावा आप देखेंगे बच्चों कि टेस्ट भी देते रहना है। बहुत सारे टेस्ट मैंने आपके लिए उपलब्ध करवाए हैं। आप उसको क्या करेंगे बच्चों, जा कर के देखेंगे। ठीक है, अटेम्प्ट करेंगे और अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से मजबूत करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि इसकी जो PDF है वो मालवी एकेडमी के ऐप पर आपको मिल जाएगी। ओके, आप वहाँ पर जाएंगे और वहाँ से आप टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को आप क्या करेंगे बच्चों, बिल्कुल लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आपको पता है, मैंने आपसे वादा किया हुआ है कि भैया हर एक यूनिट का जो टॉप 50 जो क्रक्स है उस यूनिट का, ठीक है, यानी पूरा रिवीजन करवाने का जिम्मा मैंने अपने सर पर लिया हुआ है आपका। ठीक है भैया, तो उसी कड़ी में आज आप देखेंगे इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के क्वेश्चंस को क्या कर रहे होंगे बच्चों, अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, और आप देखेंगे बच्चों कि हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके आने वाले एग्जाम में वहां से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं कि भैया 80 से 90% है। ठीक है, क्योंकि वही क्वेश्चंस हैं जो आप देखेंगे कि भैया आपका NTA खास करके फैक्चुअल साइड पर पूछता रहता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो आपका पूछेगा वो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, बट फैक्चुअल साइड पर जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको इसमें से क्या होंगे, अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी बच्चों। ठीक है, तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, सभी लोग अच्छे से रिवीजन करते रहें, पढ़ाई करते रहें। ठीक है बच्चों, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन होगा आपके इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का, वो क्या है बच्चों, हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी भारत में राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन है। ठीक है, कौन होता है। तो आपको पता है भारत कौन सी व्यवस्था फॉलो करता है बच्चों, भारत पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करता है। ठीक है, जहां पर पार्लियामेंट क्या होती है बच्चों, सुप्रीम होती है। पार्लियामेंट के पास सुप्रीम अथॉरिटी होती है। ठीक है, आप देखेंगे इंडिया प्रेसिडेंशियल सिस्टम को फॉलो नहीं करता है बच्चों। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है बच्चों, दो तरीके की अथॉरिटी की बात की गई है। कौन कौन से बच्चों देखेंगे, डी जुएर और डी फैक्टो। कौन कौन सी बच्चों दो हैं, डी जुएर, डी फैक्टो। जो आपका डी जुएर होता है वो क्या होता है और डी फैक्टो जो होता है वो क्या होता है। तो आप देखेंगे बच्चों, जो आपका डी जुएर होता है वो सिर्फ नॉमिनल हेड होता है, नाम मात्र का हेड होता है, और जो डी फैक्टो होता है वो रियल हेड होता है। ठीक है, आप देखेंगे आपके इंडिया में, ठीक है, नॉमिनल हेड कौन सा है भैया, कौन है, आप देखेंगे प्रेसिडेंट है। नॉमिनल हेड कौन है भैया, प्रेसिडेंट है, याद रखेंगे बच्चों इस बात को। और आपका जो रियल हेड है वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, यानी PM आपके रियल हेड हैं। तो आप देखेंगे कि भैया कॉन्स्टिट्यूशनल हेड पूछा गया है, यानी डी जुएर, ये जो प्रेसिडेंट है ये क्या है, नॉमिनल का मतलब और क्या होता है बच्चों कि कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक रूप से तो आपके प्रेसिडेंट ही हेड हैं, लेकिन रियल में कौन है भैया, PM है। यानी सारी चीजें, सब कुछ जो भी ट्रीटीज होती हैं, ठीक है, जो भी आदेश पारी होता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, सब कुछ क्या होता है आपके प्रेसिडेंट के नाम पर ही लिया जाता है। इमरजेंसी लगाना हुआ, ऑर्डिनेंस, ईच एंड एवरीथिंग विल बी परफॉर्म्ड अंडर द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। बट प्रेसिडेंट खुद से कुछ भी नहीं कर सकता है, उसको आप देखेंगे 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, रट लेंगे, लिख लेंगे, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या किया गया है बच्चों, आप देखेंगे उसे बाध्य कर दिया गया है कि वो कैबिनेट की बातों को क्या है बच्चों, मानने के लिए मजबूर है। यानी उसे कैबिनेट के हिसाब से ही क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो व्हाट विल बी द राइट आंसर, प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट विल बी द राइट आंसर। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? आपका राष्ट्रपति होता है। लेकिन जो रियल हेड होता है वो कौन होता है बच्चों? याद रखेंगे, वो होता है आपका प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट? सबसे पहली बात जो मैं आपको यहां बताना चाहता हूं बच्चों वो ये है कि आईजीपी से आपको आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल्स, शेड्यूल और आपके पार्ट्स, ठीक है, अमेंडमेंट, आर्टिकल, शेड्यूल, पार्ट्स, अमेंडमेंट, ठीक है। इसके अलावा आपके सुप्रीम कोर्ट के केसेस, ठीक है, जुडिशियल केसेस, कमेटीज, ठीक है, ये सब कुछ अच्छे तरीके से क्या होना चाहिए बच्चों? याद होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात आप रट लो, और अगर रट लोगे तो आपको ही क्या होगा बच्चों? फायदा होगा। मैं बार बार बताते आया हूं, इन चीजों को आप छोड़ नहीं सकते हो। 2-4 क्वेश्चन तो इससे फिक्स्ड है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है भैया कि कौन सा जो आर्टिकल है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन से होता है। तो आप देखेंगे आर्टिकल 52 में क्या है? आर्टिकल 52 में कहता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये बात भी पूछा जा सकता है कि प्रेसिडेंट भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आपको याद रखना है 52 में। ठीक है, बट जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो किस में है बच्चों? 54 में है। यानी इलेक्शन से रिलेटेड, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड प्रावधान है वो आपका 54 में दिया गया है। ठीक है, आप देखेंगे वोट कौन कौन करता है बच्चों, इनका जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें कौन कौन आता है? तो इलेक्टेड मेंबर्स, ध्यान दीजिएगा, नॉमिनेटेड नहीं। जो आपके 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है उनको वोट देने का अधिकार नहीं है बच्चों। ठीक है, तो किसको वोट देने का अधिकार है? ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, कि भैया इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा। उसके अलावा आप देखेंगे इलेक्टेड मेंबर्स, यहां पर भी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड दिल्ली एंड पुडुचेरी। ठीक है, दिल्ली एंड पुडुचेरी यूटीज। ठीक है, यानी दिल्ली पौंडीचेरी जिसको बोलते हैं, और सभी स्टेट के जो विधायक हैं वो वोट दे सकते हैं, और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो इलेक्टेड हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको यहां पे क्या याद रखना है जो पूछा जा सकता है आपसे कि आर्टिकल 61 में क्या है? प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की बात की गई है। प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की बात आर्टिकल 61 में है। उसके अलावा आपको याद रखना है कि 1, 2, 3, आर्टिकल 1, 2, 3 में क्या है बच्चों? आप देखेंगे कि भैया ऑर्डिनेंस पावर है, प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पावर किसमें है? यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 में है। तो कई सारी बातें आपको क्या होनी चाहिए? अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। एक क्वेश्चन से आपको कई सारी इंफॉर्मेशन निकालना आना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे आप 52 में क्या कहा गया है आपका कि वो होगा, कह सकते हैं देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपके मेन कुछ आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? यानी भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा बच्चों? तो 5 वर्ष दिया गया है, याद रखेंगे 5 वर्ष क्या है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। अगर मान लीजिए उसका कार्यकाल पूरा हो गया है और नया प्रेसिडेंट अभी नहीं चुना गया है, उसका इलेक्शन हो ही रहा है, तो जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आ जाता है तब तक पुराना वाला जो प्रेसिडेंट है वही अपना कार्यभार संभाले रहता है। और दूसरी बात जो याद रखना है कि अगर काम करते वक्त ही, यानी अगर टर्म खत्म नहीं हुआ है किसी प्रेसिडेंट का और उसकी डेथ हो जाती है या वो रिजाइन कर देता है, यानी अचानक से अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो जाती है, तो आप देखेंगे कि भैया 6 महीने के अंदर, कितने मंथ के अंदर? 6 मंथ्स के अंदर आपको प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाना होता है।
और उस 6 मंथ्स तक कौन प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करता है? आप देखेंगे कि जो है वाइस प्रेसिडेंट जो होता है, ठीक है, कौन करता है? वाइस प्रेसिडेंट कौन क्या करता है भैया? प्रेसिडेंट के रूप में। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। अगर ये भी एब्सेंट है, ये भी नहीं है, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा वो क्या करेगा? आपका प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। आप देखेंगे कि पहले जो चीफ जस्टिस, ठीक है, एकमात्र चीफ जस्टिस जो प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन है बच्चों? जस्टिस एम हिदायतुल्ला, ठीक है, जस्टिस एम हिदायतुल्ला। आप देखेंगे कि भैया प्रेसिडेंट बनने वाले एकमात्र आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी प्रेसिडेंट को ओथ दिलाने का काम कौन करता है? तो याद रखेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट हैं तो जो भी उस समय सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो होगा वो आपको इनको दिलवा रहा होगा, अगर तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या है? एब्सेंट हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इस तरीके की चीजें जब दी गई हो तो बहुत ध्यान से पढ़ा करें आप सभी लोग बच्चों, ठीक है। नॉट, ऑल, ठीक है, एनी, मेनी, ये जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं ना, ये बहुत खतरनाक होते हैं। इनको आपको अच्छे तरीके से क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो क्या लिखा है? कौन सी एक नॉट अ क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता नहीं है? तो भैया मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। यहां से आप एलिजिबिलिटी पूरा याद कर लेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। यानी पूरा रिवीजन करवाने का जो जिम्मा है वो मैं अब बिल्कुल आपका रिवीजन करवा दूंगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है बच्चों। बाकी मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियोस भी बना रहा हूं, ठीक है, जिसमें मैं आपको क्या करूंगा? बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की भी जानकारी दूंगा। जो मैंने बताया ना, छोटे छोटे वीडियोस आएंगे जो शेड्यूल पर होंगे, पार्ट्स पर होंगे, ठीक है, अमेंडमेंट पर होंगे, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के केसेस जो इंपॉर्टेंट है उस पर होगा। सारी चीजें आपको मैं करवाऊंगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है। मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। मस्ट बी एटलीस्ट 35 ईयर्स ओल्ड, बिल्कुल सही बात है। मस्ट बी अ ग्रेजुएट, ये कोई बात नहीं कही गई है बच्चा, ठीक है। ग्रेजुएट हो या ना हो ये बिल्कुल नहीं कहा गया है। मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, ये बिल्कुल सही बात है। नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये भी याद रखिए कि किसी लाभ के पद पर ना हो। नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, लाभ के पद पर यानी सरकारी नौकरी कोई ना कर रहा हो। आपको ध्यान रहे कि जो नेता, मिनिस्टर, गवर्नर, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जितने नेता हैं ये सब सरकारी लाभ के पद पर नहीं होते हैं, ये जनसेवा कर रहे होते हैं, देश की सेवा। तो अगर कोई मंत्री है तो वो भैया राष्ट्रपति का चुनाव बिना मंत्री के पद से त्याग दिए लड़ सकता है, लेकिन अगर कोई एक क्लर्क है सरकारी तो उसको वो नौकरी छोड़नी पड़ जाएगी, ठीक है। ये विडंबना है आपके भारत देश की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी नॉमिनल कौन होता है? अभी मैंने आपको बताया बच्चों, प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है बच्चों? तो आपको याद रखना है 74, 75 और 78, ठीक है, ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है। लोकसभा किसमें फाइनल अथॉरिटी होता है बच्चों? एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या होता है? ये फाइनल अथॉरिटी होता है। एंटी डिफेक्शन लॉ में फाइनल अथॉरिटी कौन होता है भैया? फाइनल अथॉरिटी होता है आपका लोकसभा स्पीकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 जो मैंने बताया अभी आपको, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, यानी आर्टिकल 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है भैया? तो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट अपने मन से जिसको चाहेगा कर देगा, नहीं। प्रधानमंत्री कौन बनेगा बच्चों? जो लीडर होगा, किसका? लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा, यानी लोकसभा में जिस पार्टी के को पूर्ण बहुमत होगा उसी के लीडर को, यानी जिस पार्टी
जिसको पूर्ण बहुमत होगा, वो पार्टी जिसको अपना नेता चुनेगी, राष्ट्रपति को उसे ही क्या करना पड़ेगा भैया, प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। यानी प्रेसिडेंट के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है इस संदर्भ में कि किसको बनाना है। जो पार्टी सबसे ज्यादा बहुमत में होगी या फिर जिस गठबंधन का जो नेता है, मान लीजिए जैसे अभी मोदी जी हैं, तो मोदी जी की बीजेपी को तो पूर्ण बहुमत नहीं है, लेकिन एनडीए जो आपका एनडीए है गठबंधन, उसके नेता आपके मोदी जी चुने गए हैं। तो भैया आप देखेंगे मोदी जी को राष्ट्रपति ने क्या किया है, प्रधानमंत्री बनाने का कार्य किया है। यानी प्रधानमंत्री बनाना ना बनाना ये राष्ट्रपति के ऊपर नहीं है, बल्कि लोकसभा में जिसकी मेजॉरिटी होगी वहां से डिसाइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द केस ऑफ नो क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा whom does the president usually appoints as prime minister। बट आप देखेंगे बच्चों, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जब आपका जो कह सकते हैं कि राष्ट्रपति है वो अपने विवेक का, अपने डिस्क्रिशन का क्या करता है, इस्तेमाल करता है। मान लीजिए अगर तो कोई पार्टी पूर्ण बहुमत में आ गई है, तब तो वो पार्टी जिसको अपना लीडर चुनेगी उसे ही बनाना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए ऐसा हो जाए कि किसी पार्टी को बहुमत ही ना मिले, या फिर आप देखेंगे कि कोई प्रधानमंत्री हो और उसकी डेथ हो जाए और उसकी पार्टी ने अभी तक घोषित ना किया हो, उसका पार्टी उसका उत्तराधिकारी घोषित करने में देरी कर रही हो। इन केसेस में जो प्रेसिडेंट होता है वो अपने विवेक का निर्णय लेता है, अपने विवेक से निर्णय लेता है। यानी आप देखेंगे कि जब किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं होता है तो वो जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी होगी या जो सबसे लार्जेस्ट गठबंधन होगा उसके जो नेता होंगे उसको क्या बनाएगा, आप देखेंगे प्रधानमंत्री बना देता है। ठीक है, इस बात को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, तो किसको बनाता है भैया, लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी और कोलिशन, यहां पर लिखा हुआ है। आप इसको क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को क्या कर देगा, आपका राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर बना देता है। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज पर द 91st अमेंडमेंट एक्ट। आपको पहली बात तो यह समझना है कि जो मिनिस्टर्स कितने होंगे, मिनिस्टर्स कितने होंगे, तो भैया 15% होंगे। ये बात कहां कही गई है, आपके 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कही गई है। ये बात आपको याद रखना है। आंसर क्या होगा, 15% होगा, लेकिन ये कहां पर कहा गया है, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया है। ये बात भी याद रखिएगा। यहीं पर एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि 61st में क्या किया गया बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो वोटिंग एज थी, जो वोटिंग एज थी उसको 21 से क्या कर दिया गया, कम करके 18 साल कर दिया गया था। ठीक है, पहले 21 ईयर हुआ करती थी, उसको आप देखेंगे कम करके 18 साल करने का प्रावधान आपके 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से किया गया है। मैं आपको क्या है पता, जो भी बच्चों मैंने आपके अमेंडमेंट के लिए जो वीडियो बनाई है, ठीक है, जो आप तक पहुंच जाएगी या तो पहुंच चुकी होगी, आप उसको क्या करेंगे बच्चों, अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। उसके बाहर कुछ भी अमेंडमेंट में नहीं आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अब नॉट देखना बहुत अनिवार्य है, नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर द प्राइम मिनिस्टर बिफोर इंटरिंग ऑफिस। यानी निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री के कार्यालय में प्रवेश करने के पहले की आवश्यकता नहीं है। यानी इसमें से क्या है जो कि कोई जरूरत नहीं होती है कि भैया प्रधानमंत्री जब बन रहा है कोई तो वो करे ही। यानी देखेंगे टू टेक एन ओथ ऑफ ऑफिस, शपथ ग्रहण तो होना कंपलसरी है, होगा ही बच्चों। ठीक है, टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी होना चाहिए। टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये भी होना चाहिए। ये बात आपको याद रखना है। टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, जरूरी नहीं है बच्चा कि वो मेंबर ऑफ लोकसभा ही हो, वो राज्यसभा का भी मेंबर हो सकता है। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी भी हाउस का मेंबर ना हो। ध्यान से सुनेंगे कि एक प्रधानमंत्री बनने के लिए बच्चों लोकसभा का मेंबर हो तब भी बन सकता है, राज्यसभा का मेंबर हो तब भी बन सकता है, किसी का भी मेंबर नहीं है दोनों में से तब भी बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसको किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। यानी एक व्यक्ति जो किसी भी आपके न लोकसभा का न राज्यसभा का सदस्य है, ठीक है, वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन शर्त यही है कि 6 महीने के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा भैया, 6 महीने के अंदर उसको सदस्यता लेनी पड़ेगी, चाहे लोकसभा की चाहे राज्यसभा की। बाकी प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा दोनों से बनते हैं, कोई इशू नहीं है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वर नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल प्रियम्बल। ये बात याद रखना है बच्चों, ओरिजिनल प्रियम्बल में कौन से पार्ट नहीं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि प्रियम्बल को क्या कहा जाता है बच्चों, आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला है ये भी मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। इसके अलावा प्रीफेस कहा जाता है, प्रीफेस, इंट्रोडक्शन, प्रीफेस भी कहा जाता है, इंट्रोडक्शन भी कहा जाता है, ठीक है, समरी भी कहा जाता है, ठीक है। यानी आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का इसको समरी भी कहा जाता है, प्रीफेस भी कहा जाता है, और आप देखेंगे कि भैया आप देखेंगे बच्चों की इंट्रोडक्शन भी कहा जाता है। और आइडेंटिटी कार्ड किसने बोला है भैया, तो आपको याद रहे एन.ए. पालखीवाला ने बोला है। किसने, एन.ए. पालखीवाला ने क्या किया है इसको, नानी पालखीवाला इनका नाम था, नानी पालखीवाला ने क्या बोला था बच्चों, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि भैया जो प्रियम्बल है, ठीक है, प्रियम्बल क्या था, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया था आपके नेहरू ने, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि पंडित नेहरू द्वारा क्या किया गया था बच्चों, प्रस्तुत किया गया था आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसी से क्या किया गया है आपका लिया गया है। ये कब प्रस्तुत किया गया बच्चों, कब प्रेजेंट किया गया, तो याद रखेंगे प्रेजेंट किया गया आपका 13 दिसंबर 1946 को, और पास कब किया गया, दोनों बातें याद रखेंगे, पास किया गया आपका 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। और आप देखेंगे बच्चों कि आपका जो संविधान है, ठीक है, आपका जो प्रियम्बल है, इसको एक बार क्या किया गया है, अमेंड किया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा, जिसमें आप देखेंगे सेकुलर सोशलिस्ट और इंटेग्रिटी 3 वर्ड क्या किए गए हैं आपके, ये जोड़े गए हैं। तो अब आप देख लीजिए ओरिजिनल में यही तीनों वर्ड नहीं रहे होंगे, सॉवरेन, सॉवरेन तो था, ठीक है, सॉवरेन था बच्चों, सोशलिस्ट और सेकुलर, यानी डी विल बी द राइट आंसर, यानी बी और सी दोनों क्या हैं आपके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे बच्चों। यानी कई सारी बातें हैं प्रियम्बल से रिलेटेड जो आपको क्या रखना है, याद रखना है। इसमें जितने भी वर्ड्स हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सब आपको पता होना चाहिए, जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतनी बातें तो कम से कम आपको मिनिमम याद रखनी ही पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज, क्या कहता है भैया इंडिया को, सॉवरेन, ठीक है, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये बात क्या है आपको याद रखना है कि भारत का संविधान भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। संप्रभु यानी किसी और देश का कोई कंट्रोल नहीं होगा, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होगा। समाजवादी यानी जो समाज के पिछड़े तबके के लोग हैं उनके लिए भी कार्य किया जाएगा, यानी वेलफेयर स्टेट की बात की जाएगी। धर्मनिरपेक्ष यानी राज्य का, यानी स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा, जो देश है, जो स्टेट है, वो सभी धर्मों को बराबर रूप से सम्मान देगा, और अगर किसी भी धर्म में कुछ कुरीतियां हैं तो उनको दूर करने का भी प्रयास करेगा। उसके अलावा आप देखेंगे लोकतांत्रिक का मतलब क्या है कि जो सरकार चुनी जाएगी वो लोगों द्वारा चुनी जाएगी, बाकायदा वोट होगा, उस पर जिसको मेजॉरिटी मिलेगी, जिसको लोग चुनेंगे उसकी सरकार होगी। और गणराज्य का मतलब क्या है कि भैया हेड ऑफ द स्टेट भैया क्या होगा, इलेक्टेड होगा, भले डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, लेकिन इलेक्टेड होगा हायरार्की के बेसिस पर। या फिर आप देखेंगे कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, यानी मोनार्की सिस्टम नहीं होगा। इतनी बातें आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द फ्रेज वी द पीपल ऑफ इंडिया इन द प्रियम्बल एम्फेसिस द, क्या दिखाता है। जब आप पढ़ा होगा आपने प्रियम्बल बच्चों, प्रस्तावना, वो स्टार्ट होता है हम भारत के लोग, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या होता है आपका प्रियम्बल स्टार्ट होता है। तो उसमें क्या कहा गया है बच्चों, उससे क्या मतलब होता है कि भैया आप देखेंगे कि मोनार्कल नेचर है, नहीं, डेमोक्रेटिक फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कह सकते हैं बच्चों। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे कि भैया डेमोक्रेटिक फाउंडेशन क्या है, यहां पर आप देखेंगे पॉपुलर सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है। किसका, पॉपुलर सॉवरेनिटी, कि लोग क्या है भैया, सुप्रीम है, पीपल आर सुप्रीम। डेमोक्रेसी में भी तो क्या होता है, कह सकते हैं लोगों का ही शासन होता है, ठीक है, डेमोस प्लस क्रेटिया यानी लोगों का शासन, रूल ऑफ पीपल, ठीक है। तो आप देखेंगे पॉपुलर सॉवरेनिटी का मतलब क्या है, रूल ऑफ द
पीपल, यानी रियल पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ द सिटीजन। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टर्म जस्टिस इन द प्रीएम्बल इंक्लूड्स, कितने तरीके की जस्टिस की बात की गई है। ठीक है, सोशल जस्टिस बिल्कुल सामाजिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस आर्थिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस यानी राजनीतिक न्याय, यानी ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस ये कहां से होता है, आपका डीपीएसपी से। आप देखेंगे जो आपका संविधान है, डीपीएसपी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो कि आपका पार्ट 4 में है। किसमें है, पार्ट 4 में है, और आर्टिकल 36 से 51 तक में है। ठीक है, उसमें क्या है आप देखेंगे डीपीएसपी में सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है। पॉलिटिकल जस्टिस की बात कहां पर की गई है, आपके फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार में, जो कि किस पार्ट में है, पार्ट 3 में है, और आर्टिकल 12 से 35 में है। किसमें किसमें है बच्चों, आर्टिकल 12 से 35 में है। ठीक है, आर्टिकल 12 से 35, इतनी बात आपको क्या रखना है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रीएम्बल वर डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोल्यूशन। मैंने बताया अभी आपको, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि पंडित नेहरू के द्वारा क्या किया गया था, प्रपोज किया गया। कब किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को। पास कब हुआ बच्चों, तो पास हुआ आपका 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, इतनी बातें आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अभी आएगा तो वहां पर और डिटेल से बताएंगे, बट आपको याद रखना है कि भैया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आपके 2, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आप देखेंगे बच्चों कि 2 आपके कह सकते हैं चेयरमैन रहे थे, प्रेसिडेंट रहे थे। आपके जो टेम्परेरी थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, और परमानेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे असेंबली के, BN राव थे। इस बात को भी आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म यूज्ड फॉर द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। आप देखेंगे बहुत ही लार्ज स्केल पर क्या हुआ था बच्चों, चेंजेस हुए थे। लार्ज स्केल चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के टाइम पर इसको जो है आप देखेंगे लागू किया था, और इसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए गए। इसीलिए आप देखेंगे इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या हुए थे बच्चों, बदलाव हुए थे, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच केस। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा कि जो मूल संरचना का सिद्धांत है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्रिन है, वो किस केस से आई है, तो आपको पता रहना चाहिए। केशवानंदा भारती केस 1973 में होता है। इसमें क्या है, आपके बेसिक स्ट्रक्चर की बात की जाती है। इसमें क्या कहता है भैया सुप्रीम कोर्ट, कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो संविधान में संशोधन कर सकता है। यानी पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कुछ भी अमेंडमेंट कर सकता है आर्टिकल 368 के तहत, लेकिन जो भी संशोधन करेगा वो जो संविधान है उसकी मूल संरचना के खिलाफ नहीं होना चाहिए, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ आपका अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कोई भी ऐसा लॉ, कोई भी ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, कोई भी प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस अगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर सकता है, नल एंड वॉइड कर देगा। ठीक है, इस बात को आपको अच्छे तरीके से याद रखनी चाहिए। ठीक है, आप याद रखेंगे। बाकी मिनर्वा मिल्स केस कब होता है, 1980 में होता है। ठीक है, गोलकनाथ केस कब होता है, 1967 में होता है। और केशवानंदा भारती केस आपका 2 बार आ गया है। केशवानंदा मैंने आपके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल राइट। इसीलिए कह रहा हूं पार्ट शेड्यूल बहुत जरूरी है बच्चों। पार्ट शेड्यूल, अमेंडमेंट, आर्टिकल, ये सब बहुत जरूरी है, क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो कौन से पार्ट में फंडामेंटल राइट है, पार्ट 3 में है। ठीक है, पार्ट 2 में क्या है, सिटीजनशिप है, रट लीजिए ऐसे। पार्ट 2 में सिटीजनशिप है,
पार्ट 4 में डीपीएसपी है, ठीक है, और पार्ट 5 में यूनियन एग्जीक्यूटिव है, यानी जो आपकी संघीय कार्यकारिणी है वो क्या है आपके पार्ट 5 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉन जस्टिसिएबल। इसका मतलब क्या है? नॉन जस्टिसिएबल का मतलब क्या है? डीपीएसपी हो गया, प्रियम्बल हो गया, ठीक है, या फिर आपका फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, ये सब क्या है बच्चों? नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब क्या है कि भैया इसमें जो भी चीजें लिखी गई हैं उनको लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो कि भैया प्रियम्बल में लिखा था कि इक्वलिटी ऑफ स्टेटस होना चाहिए, यानी सभी बराबर होंगे, तो मुकेश अंबानी क्यों इतना ज्यादा अमीर है और हम गरीब क्यों हैं, तो इसको लेकर के आप नहीं जा सकते हैं। या फिर डीपीएसपी में लिखा है कि सभी को क्या किया जाएगा? जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा रिसोर्सेज का, तो भैया कुछ लोग अमीर क्यों हैं, कुछ लोग गरीब क्यों हैं, ठीक है। यानी जो भी बातें डीपीएसपी में लिखी हैं, प्रियम्बल में लिखी हैं या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखी हैं, उनका कोई आप देखेंगे कि जस्टिसिएबल नहीं है वो, यानी आप उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो यानी क्या होगा बच्चों? कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट्स, यानी न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कि भैया अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है तो किस आर्टिकल के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। आप में से अगर किसी का कोई भी फंडामेंटल राइट जो भी 12 से 35 तक है अगर वॉयलेट हो रहा है तो आप बिल्कुल बिना किसी शक संदेह के आर्टिकल 32 के तहत आप कहां जा सकते हैं भैया? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट 5 टाइप्स की रिट जारी करता है जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। कौन कौन सा है बच्चों? हैबियस कॉर्पस, ठीक है, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस। आप उसके बाद देखेंगे प्रोहिबिशन, सर्ट्योरी, ठीक है, और आपका क्यू वारंटो, ठीक है। इन रिट्स के माध्यम से आपका क्या करेगा? वो आपको जस्टिस दिलाने का काम सुप्रीम कोर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जाता है? गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट कहा जाता है, यानी फंडामेंटल राइट सबके सलामत रहेंगे, इसकी गारंटी कौन देता है? तो आपका वो देता है भैया सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। Which article of the Indian Constitution deals with the DPSP, यानी कौन सा संविधान, आपके संविधान का कौन सा आर्टिकल डीपीएसपी से डील करता है बच्चों? तो आपको याद रखना है इसमें 14 तो क्या है? फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, राइट टू इक्वलिटी है, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी है, ऐसे रट लेंगे सारी बातें। उसके बाद आप देखेंगे आर्टिकल 21 क्या है? ये भी एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। उसके अलावा आप देखेंगे अनुच्छेद 32 क्या है? ये भी एक फंडामेंटल राइट है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है तो आप जा सकते हैं। तो बचा कौन सा भैया? बचा आपका अनुच्छेद 36, ये क्या है? आपके डीपीएसपी से रिलेटेड है बच्चों, ठीक है। तो आंसर विल बी द बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इंश्राइंड इन विच पार्ट? देखिए इसका भी पार्ट पूछा है, मैंने आपको बताया है पार्ट 4 होगा, ठीक है। अच्छे से करके क्या करें, निकल जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पार्ट 3 फंडामेंटल राइट से है, बताया है मैंने आपको। पार्ट 5 आपका एग्जीक्यूटिव से है, जो आपका सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है, और पार्ट 6 क्या है? स्टेट एग्जीक्यूटिव से है, यानी जो राज्य की सरकारें हैं उससे रिलेटेड है। पार्ट 5 में आपका केंद्र की सरकार से रिलेटेड है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीपीएसपी, यानी भैया कौन सा इनमें से राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत नहीं है, ठीक है। तो आप देखेंगे बच्चा कि क्या है इसमें से, कौन सा नहीं है? तो राइट टू इक्वलिटी क्या है? एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 14 में, तो सी विल बी द राइट आंसर। आप देखेंगे बच्चों कि आपका जो राइट टू इक्वलिटी है वो क्या है? एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 14 के अंडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article directs the state to secure for all citizens the right to an adequate means of livelihood, यानी आप बताएंगे बच्चों कि कौन सा, ठीक है, कौन सा आर्टिकल में यह कहा जाता है कि जो राज्य होगा सभी नागरिकों के लिए
पर्याप्त जीवन यापन के साधन क्या करेगा, सुरक्षित करेगा। ठीक है बच्चों, ये किस आर्टिकल में है? आप देखेंगे बच्चों कि आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल से क्वेश्चन क्या है, बहुत पूछा जाता है। आप देखेंगे बच्चों कि जो फंडामेंटल राइट के आर्टिकल हैं, ठीक है, या फिर जो आपके डीपीएसपी के आर्टिकल हैं, ये दोनों तो आपको रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, आप देखेंगे कि भैया बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या हो, रटा हुआ हो, वही क्या होगा आपके लिए अच्छा होगा। खास करके आपको कौन से आर्टिकल्स याद करने हैं बच्चों? आपको आर्टिकल्स याद करने हैं फंडामेंटल राइट के और डीपीएसपी के। उसके अलावा प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, पार्लियामेंट से रिलेटेड हो गया। ठीक है, ये सारी बातें क्या हैं, उसमें दी गई हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 41। ठीक है, राइट टू वर्क आपका 41 में है। द डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉन जस्टिसिएबल, अभी मैंने बताया है, क्योंकि इसको आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी कुछ बॉडीज हैं जिनका आपको याद रखना पड़ेगा अच्छे से, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई, उसके अलावा फाइनेंस कमीशन किसमें है, फाइनेंस कमीशन। ठीक है, किस आर्टिकल में है, ये सब जो बहुत पूछा जाता है वो आपको याद रखना है। उसके अलावा यूपीएससी किस आर्टिकल में है। ठीक है, ये बातें आपको याद रखना है। इंटर स्टेट काउंसिल जो लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, छोड़ना नहीं है, इंटर स्टेट काउंसिल किस आर्टिकल में है। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे बच्चों कि जो एससी का आपके कह सकते हैं आयोग है, एससी का जो आयोग है, ठीक है, आपके कह सकते हैं कि जो है शेड्यूल कास्ट का जो आयोग है, ठीक है, आपका एसोसिएशन है। ठीक है, या फिर आप देखेंगे एसटी का जो आयोग है, एसटी का आयोग, ठीक है, अनुसूचित जाति का आयोग। ठीक है, और आप देखेंगे अनुसूचित जनजाति का आयोग। ठीक है, ओबीसी का जो आयोग है वो किसमें है, ये आपको बात पता रखनी चाहिए। ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चों कि आपका ईसीआई 324 में है, तो इसमें आप देखेंगे बी विल बी द राइट आंसर। फाइनेंस कमीशन 280 में है, यूपीएससी आपका 315 में है, इंटर स्टेट काउंसिल 263 में है, आपका एससी के आयोग की बात 338 में कही गई है, एसटी के लिए 338 ए में कही गई है, और ओबीसी के लिए 338 बी में कही गई है। तो आपको अच्छे तरीके से क्या होना चाहिए बच्चों, याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अ पर्सन टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा। यानी मेंबर ऑफ लोकसभा बनने के लिए मिनिमम एज क्या है, 25 ईयर्स है। और राज्यसभा के लिए याद रखेंगे बच्चों, राज्यसभा के लिए आपका 30 ईयर है। ठीक है, 25 लोकसभा और 30 ईयर्स आपका राज्यसभा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी एज पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन सा इसमें से नेशनल पार्टी नहीं है, आपको याद रखना है। इस समय नेशनल पार्टी कितनी है, सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी, नेशनल पार्टी इस समय 6 है। कौन सी नहीं है भैया, भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, समाजवादी पार्टी देखेंगे आप, अभी नेशनल पार्टी नहीं है, तो सी विल बी द राइट आंसर। बट आप देखेंगे जब इस बार अभी जब फिर से इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, तो क्योंकि आप देखेंगे बच्चों कि समाजवादी पार्टी का लोकसभा में काफी बढ़िया प्रदर्शन रहा है, तो वो नेशनल पार्टी बन जाएगी। बट अभी आप देखेंगे समाजवादी पार्टी नहीं रही है। द एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ इज कंटेन्ड इन विच शेड्यूल। शेड्यूल भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शेड्यूल आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। किस शेड्यूल में है, तो याद रखेंगे बच्चों 10th शेड्यूल में है। किस अमेंडमेंट से आया है, तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया है। कौन सा केस इससे रिलेटेड है, तो किहोतो हॉलोहान केस इससे रिलेटेड है। याद रखेंगे एंटी डिफेक्शन से। एंटी डिफेक्शन क्या होता है बच्चों, दल बदल कानून होता है। यानी आप जब एक पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में शामिल होते हो तो आपकी सदस्यता क्या हो जाती है, रद्द हो जाती है। ठीक है, तो आप देखेंगे 10th शेड्यूल में ये है। 7th शेड्यूल में आप देखेंगे बच्चों कि 7th शेड्यूल में क्या है, सेंटर और स्टेट के बीच में क्या है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात है। ठीक है, यानी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में क्या है, पावर डिवाइडेड है। 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस की बात की गई है। ठीक है, और उसके अलावा देखेंगे 9th शेड्यूल क्या है, ब्लैंकेट की तरह काम करता है, ब्लैंकेट फॉर अमेंडमेंट्स। ठीक है, यानी आप देखेंगे 9th शेड्यूल में जो चीजें डाल दी जाती हैं
उस पर आप देखेंगे कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था, लेकिन अब 2007 में आईआर कोल्हो केस से, ठीक है, कहां से, 2007 में आईआर कोल्हो केस होता है सुप्रीम कोर्ट में। उसमें क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट भैया कि अब जुडिशियल रिव्यू बिल्कुल हो सकता है, यानी 1973 के बाद जितने भी अमेंडमेंट, जितने भी लॉज हुए हैं, उन सभी में सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। आप जुडिशियल रिव्यू को सुप्रीम कोर्ट से छीन नहीं सकते हो, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल डील्स विद द अडल्ट सफ्रेज इन इंडिया। कौन सा जो आर्टिकल है वो अडल्ट सफ्रेज से कह सकते हैं कि आपका संबंधित है। आप देखेंगे बच्चों कि जो है, जो ये आर्टिकल्स हैं, ठीक है, खास करके आप देखेंगे 324 से 329 तक, ठीक है, वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर क्या पूछा जा रहा है, विच आर्टिकल इज रिलेटेड विद द अडल्ट सफ्रेज इन इंडिया, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे हम, आंसर करेंगे बच्चों, ठीक है। कौन सा आर्टिकल होगा, 326 होगा। कौन सा आर्टिकल है, 326। 324 में क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात की गई है। आगे चलेंगे, व्हाट टाइप ऑफ फेडरलिज्म दैट इंडिया फॉलो। कौन सा टाइप का फेडरलिज्म इंडिया फॉलो करता है, डुअल फेडरलिज्म, बात सही है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, असिमेट्रिकल फेडरलिज्म, यानी सभी करता है, ठीक है। आप देखेंगे जो हमारा फेडरलिज्म है उसमें फेडरलिज्म विथ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, यानी हम कैनेडियन मॉडल को फॉलो करते हैं इसमें, ठीक है, जहां पर क्या है कि हम भले ही फेडरेशन है, लेकिन हमारा जो फेडरेशन है उसमें सेंटर क्या है, स्ट्रांग है, यानी सेंटर को ज्यादा पावर दी गई है, ठीक है। और एक बात याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रेसिड्यूरी पावर्स हैं, आपकी 3 लिस्ट में पावर डिवाइड होता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। उसके अलावा कुछ पावर छूट जाती हैं, जो जितनी पावर छूटती हैं रेसिड्यूरी पावर्स, ये आपका किसके पास है, यूनियन गवर्नमेंट के पास है इंडिया में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर्स दिया गया है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज। इंडिया क्या है बच्चों, एक यूनियन ऑफ स्टेट है। आर्टिकल 1 में ये बात कही गई है कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट की बात की गई है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, हु हैज द अथॉरिटी टू सेटल डिस्प्यूट रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, यानी अगर राज्य और केंद्र सरकार के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के कोई मतभेद हो जाए, विवाद हो जाए, तो कौन दूर करेगा, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 131। 131 में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। इसमें क्या कहा जाता है भैया, राज्य और केंद्र के बीच में, दो राज्यों के बीच में जिस भी तरह के डिस्प्यूट्स होंगे उनको सॉल्व करने के लिए जो अंतिम अथॉरिटी होगी वो किसके पास होगी, सुप्रीम कोर्ट के पास होगी। विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। बताया मैंने आपको 7th शेड्यूल में है। 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, कंकरेंट लिस्ट पर दोनों, और स्टेट लिस्ट में स्टेट बनाती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट डज पुलिस बिलोंग टू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी पुलिस किसके अंडर में आती है बच्चों, तो पुलिस राज्य सूची में आती है, यानी स्टेट लिस्ट का पार्ट है, ठीक है। पुलिस राज्य सरकार के कंट्रोल में होती है, यानी स्टेट लिस्ट का क्या है, वो पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट टू इक्वलिटी। मैंने बताया अभी आपको, राइट टू इक्वलिटी किसमें है, आर्टिकल 14 में है, ठीक है। यानी इसमें 2 बातें कही गई हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। मैं बिल्कुल, आप निश्चिंत रहें, एक वीडियो छोटा सा मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा जिसमें मैं आपको इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है आप सभी को, इसको मैं दूर करूंगा। 5-10 मिनट का वीडियो होगा, परेशान नहीं होंगे, ठीक है बच्चों। सभी चीजें आपके लिए की जाएंगी। आपके 19 में क्या है, राइट टू फ्रीडम है, ठीक है, राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें 6 स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है,
इसके अलावा आप देखेंगे इसमें तो आपका रेमेडी का राइट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो। नेक्स्ट, द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किसमें दिया गया है बच्चों, तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में दिया गया है। आप देखेंगे आर्टिकल 19 में बच्चों 6 तरीके के राइट्स दिए गए हैं। कितने तरीके के, 6 राइट्स दिए गए हैं। ये आपको क्या होना चाहिए, क्रोनोलॉजिकली याद होना चाहिए, रट लेंगे एक तरफ से कि ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, डी में क्या है, ई एफ जी में क्या है। एफ में क्या था बच्चों, राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको हटा दिया गया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है, तो आप देखेंगे राइट टू प्रॉपर्टी पहले क्या था, आर्टिकल 31 में था, ठीक है, लेकिन आप देखेंगे इसको हटा दिया गया। कब हटाया गया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। मोरारजी देसाई की क्या थी बच्चों, गवर्नमेंट थी जनता पार्टी की, उन्होंने क्या किया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी हटाने का काम किया। और अब ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये राइट टू प्रॉपर्टी अब आर्टिकल 300A में एक लीगल राइट है। क्या है बच्चों, लीगल राइट है, अब फंडामेंटल राइट ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आपका 15 में कहा गया है कि भैया इनके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। 16 में क्या कहा गया है कि एम्प्लॉयमेंट में इनके आधार पर कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। यहां पर सोशल लाइफ की बात की गई है और यहां पर आपका कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट में बात की गई। 17 में आपका क्या है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, यानी छुआछूत को क्या करना, समाप्त करना। और आप देखेंगे आर्टिकल 18 में क्या है, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, जो राजा महाराजा राजाधिराज, ठीक है, जो टाइटल्स हैं इनको हटाने की बात की गई है बच्चों, ठीक है। इतनी बात आप याद रखेंगे अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी किस आर्टिकल में है, कई बार बता चुका मैं, 20 में है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो 243 में क्या है आपका, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आपको याद रखना है बच्चा, किस शेड्यूल में है, 11th शेड्यूल में है, ठीक है, 11th शेड्यूल में है। टोटल आपके सब्जेक्ट कितने हैं, 29 है, ठीक है, कितने हैं बच्चों, 29 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। कब आया था आपका, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा कब किया दिया गया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है, 1992। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस टू द पंचायत, पंचायत का इलेक्शन लड़ने के लिए मिनिमम एज क्या है, 21 साल है, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे कि 21 साल क्या है, मिनिमम एज है फॉर कंटेस्टिंग द इलेक्शंस टू द पंचायत, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टायर ऑफ पंचायती राज सिस्टम। अब आपको याद क्या रखना है कि पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड जो कमेटीज हैं, ठीक है, वो आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी क्रोनोलॉजिकली याद रखनी है। कहां से आया है, बलवंत राय मेहता कमेटी से आया है, ये बात तो आपको याद ही होगा, बलवंत राय मेहता 1957, ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलेंगे बच्चों, तो कौन से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टायर, कौन सा टायर नहीं है, 3 टायर की बात की थी बलवंत राय मेहता ने, ठीक है। आप देखेंगे राज्यसभा तो पार्लियामेंट का पार्ट है, एकदम लड्डू क्वेश्चन है ये, ठीक है। राज्यसभा किसका पार्ट है, आपके पार्लियामेंट का है। द 73rd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर, तो 1992 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर पंचायत इलेक्शंस। याद रखिएगा बच्चों, पंचायत इलेक्शन से रिलेटेड काम कौन करता है, आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है। ध्यान रखिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं रिस्पॉन्सिबल होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपके पार्लियामेंट का चुनाव हो गया,
और जो आपके राज्यों के लेजिस्लेटिव असेंबलीज के चुनाव हैं उसको करवाने के लिए क्या है, उत्तरदायित्व तो होता है इसका, लेकिन जो पंचायत का चुनाव है उसको करवाने का काम स्टेट इलेक्शन कमीशन का होता है। इस बात को आप अच्छे तरीके से बच्चों याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने दिन का होता है बच्चों, तो आपको याद रखना है 65 ईयर्स तक, ठीक है। आपके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो 65 वर्ष तक क्या होते हैं, रिटायर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आपको पता रहे बच्चों हीरालाल जे कानिया, ठीक है, ये आपको याद रहे। इनके अलावा पहले प्रेसिडेंट कौन बने थे चीफ जस्टिस, ठीक है, ये याद रखना है आपको, जस्टिस एम हिदायतुल्ला, जस्टिस एम हिदायतुल्ला, ठीक है। और आप याद रखना है पीआईएल के लिए कौन से चीफ जस्टिस बहुत वो थे, इंपॉर्टेंट थे, तो जस्टिस पीएन भगवती, ठीक है, पीएन भगवती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ये किस आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल 124 में, ठीक है। आर्टिकल 124 में क्या है, आपके सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, द सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, यानी उच्चतम न्यायालय के पास निम्नलिखित में से किन मामलों में मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 131 में है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। मैंने अभी बताया आपको कि भैया आप कह सकते हैं कि डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, ठीक है, यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच जो विवाद होगा वो सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा, उसका ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस रिक्वायर्ड टू हियर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, तो याद रखेंगे बच्चों 5 जज होने चाहिए, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मिनिमम 5 जजेस होने चाहिए आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में। आज तक की जो हाईएस्ट बेंच रही है कौन सी है, ये भी याद रखिए, हाईएस्ट बेंच कौन सी थी, याद रखेंगे बच्चों, आपके केशवानंदा भारती केस में थी, केशवानंदा भारती केस कब होता है, 1973 में होता है। कितने जजेस थे बच्चों, 13 जजेस थे, कितने, 13 जजेस की बेंच थी, और आज तक की ये सबसे हाईएस्ट बेंच है, ठीक है, ये बातें हैं। अब इसके अलावा बच्चों आप देखें कि हमने आपको 50 क्वेश्चंस क्या किया, पूरा करवाया, अच्छे से रिवीजन करवाया आपका, ठीक है। आप क्या करेंगे बच्चों, इसको नोट्स को डाउनलोड कर लेंगे, बार बार रिवीजन कर लेंगे, जितनी बातें मैंने बताई हैं वो सब कुछ आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, और जो टॉपिक्स इसमें छूटे हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन मैं आपके लिए ज़रूर लेकर के आऊँगा। आप लोग बहुत बार कह रहे थे कि सर पब्लिक पॉलिसी पर भी आपको सारा कंटेंट मिलेगा, परेशान नहीं होना है बच्चों, ठीक है, ओके। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप सभी ज़रूर कॉमेंट को बिल्कुल भर दें, ठीक है, कमेंट को भर दें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और जल्द ही मिलते हैं। अपना ख्याल रखें, रिवीजन करते रहें, पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।